हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कप दोस्त के बारे में। वैसे तो आपको यूट्यूब पे या जो वीडियो लेक्चर हैं बहुत सारे टेलीग्राम मिल जाएंगे, या जो अपनी जो बुक है पीडीएफ, उनमें से भी आप कप दोस्त पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इतना ही स्पेसिफिक बता रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में या जो इंटरनल होते हैं कॉलेज में उनमें सफिशियंट हो। कम से कम आपको इतना तो पढ़ ही लेना है, और इतना पढ़ लोगे तो कोई सा क्वेश्चन रहेगा भी नहीं। ये कम से कम भी है और सफिशियंट भी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है, एलिब्रेट पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप चरक पढ़ लीजिए, अष्टांग पढ़ लीजिए। उसमें आपको मिल जाएंगे अच्छे से। कब दोष है वो प्रॉपर्ली अष्टांग हृदय में आपको मिल जाएगा अच्छे से। बाकी आप और भी जो रेफरेंस बुक उनसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कफ दोष के बारे में। तो कफ दोष है, इसकी निरुक्ति किससे हुई है? तो ये जो कोटेशन है वाचस्पतिम का कि केन जलेन फलती वर्धते इति कफ है। मतलब कि जो कफ होता है, इसमें कै का जो अर्थ होता है वो होता है जल, और जो फै है, जो इसका अपन संधि विच्छेद करें तो वो है फलित होना या अभिभूत होना। तो अर्थात वह वस्तु जो पार्थिव और विशेषकर जलीय तत्व के प्रभाव से। तो आप गौर कीजिए, यहाँ पर कौन से तत्व हैं? पार्थिव यानी पृथ्वी, और विशेषकर जलीय। तो जो कफ दोष है इसमें कौन कौन से महाभूत प्रदान होते हैं? पृथ्वी महाभूत और जल। दो महाभूतों से कफ दोष के निर्माण होता है, पृथ्वी प्लस जल। तो पार्थिव और विशेषकर जलीय तत्व के प्रभाव से अनेक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे कफ कहते हैं। अर्थात वह वस्तु जो पृथ्वी और जलीय तत्व के प्रभाव से अनेक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसको हम कफ कहते हैं। अब फिर आपका डाउट आएगा कि अनेक परिणाम उत्पन्न करता है, इसका क्या मतलब है? कि अर्थ की जैसे शरीर में जो चिकनापन है उसको बनाए रखना, शरीर में नमी बनाए रखना, जो जैसे जो भी जॉइंट हैं तो उनके बीच में जो चिकनापन है या जो श्लेष्मा है उसको बनाए रखना, ताकि वो प्रॉपर्ली वर्किंग कर पाएँ। और पार्थिव तत्व का प्रभाव होता है कि जैसे शरीर में जो मांसपेशियाँ हैं उनको मजबूत रखे, उनको कठोर बनाए। ये जो सब कर्म है, ये जो करता है उसको कफ कहते हैं। तो उसके बाद आता है कफ की जो निरुक्ति, श्लेष्मा की निरुक्ति। श्लिष आलिंगने धातु है, जो श्लिष धातु है, आलिंगने उसमें मनिन प्रत्यय है। जो आप संस्कृत में पढ़ोगे प्रत्यय, उसमें मनिन प्रत्यय लगने से श्लेष्मा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? मिलना, संयोग करना या आलिंगन करना, ये सब जो कि श्लेष्मा है वो कफ का ही पर्याय है। शरीर में संयोग आदि क्रियाओं के कर्ता को श्लेष्मा या कफ कहते हैं। शरीर में जो भी संयोग है, जुड़ना है, तो उन सभी के क्रियाओं को जो कौन करता है उसको कफ कहते हैं। तो कफ का पर्याय क्या है? कालास भी है और श्लेष्मा भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कफ के स्थान। तो कफ के स्थान का ये जो कोटेशन है चरक सूत्र स्थान का, ये आपको याद करना ही करना है। ये एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा, और कोटेशन लिखने पर ही आपको नंबर मिलेंगे। तो कोटेशन क्या है? उरय शिरो ग्रीवा पर्वाण्य आमाशयो मेदश्च श्लेष्मनः स्थानानि तत्रापिरो विशेषण श्लेष्मनः स्थानान। अर्थात कि उर का मतलब थोरेक्स, शिरो मतलब सिर, ग्रीवा मतलब जो गर्दन या नेक है, पर्व मतलब जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, जैसे अपनी जो डिजिटलिस हैं, जो अंगुलियां हैं, इनके बीच में जॉइंट हैं, या जो चेस्ट में जो छोटी हड्डियां वो, या जो ब्रेन में जो छोटी जो छोटे जॉइंट हैं उनको पर्व बोलते हैं। पर्वान आमाशय, आमाशय मतलब स्टोमक, मेदस मतलब मेद यानी फैटी टिश्यू, जहाँ जहाँ भी जैसे स्टोमक के ऊपर फैटी टिश्यू होते हैं वो, ये सब क्या है? श्लेष्मा के स्थान है, ये सब स्थान है। परंतु फिर भी तत्रापि उरो हो, तत्रापि उरो, ये संधि से बना है उरो मतलब थोरेक्स प्रदेश, जो चेस्ट का रीजन होता है थोरेक्स। विशेषण श्लेष्मा स्थान मतलब ये स्थान का, ये श्लेष्मा या कफ का विशेष स्थान है। जैसे उर है, शिरो ग्रीवा पर्वण्य आमाशय और मेदस है, और ये तो कफ के स्थान है ही। लेकिन अगर कोई विशेष स्थान माना है चरक ने, तो वो किसको माना है? उर को या थोरेक्स को। आपको उर ही लिखना है, थोरेक्स ये तो आपको समझाने लिखा है, जबकि एग्जाम में आपको उर ही लिखना पड़ेगा, बिना उर लिखे। अगर आपने थोरेक्स लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि थोरेक्स का मतलब मॉडर्न में आयुर्वेद में इसको उर ही बोलते हैं, उर प्रदेश। उसके बाद जो आचार्य सुश्रुत है, उन्होंने कफ का जो विशेष स्थान कौन सा माना है? आमाशय। बाकी स्थान तो यही माने हैं, लेकिन जो बस सुश्रुत ने इतना ही चेंज किया है अपने टेक्स्ट में कि जो कफ का स्थान है वो आमाशय को माना है। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। उसके बाद है कि आचार्य जो वाग्भट है, उन्होंने कफ के बारे में क्या माना है? तो आचार्य वाग्भट के अनुसार जो कफ है वो वक्स यानी थोरेक्स, और थोरेक्स, कंठ यानी थ्रोट, सिर, क्लोम, पर्व, आमाशय, पर्व का मतलब यहाँ भी छोटे जॉइंट है, आमाशय, और रस जो अपनी प्लाज्मा है, मेद, नासिका और जीवा, इनको आचार्य वाग्भट ने कफ का स्थान माना है। तो आपको इनको इसका कोटेशन सिर्फ आचार्य चरक वाला ये आपको याद रख लेना है, ये कोटेशन बस। बाकी क्या आपको हिंदी में याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोटेशन आपको याद करना है कि नहीं, बाकी सुश्रुत और वाग्भट की आपको हिंदी में याद रख लेना है कि नहीं कौन कौन से स्थान माने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कफ के गुण। आपके कौन कौन से गुण? ये कोटेशन है, दो हैं। एक तो ये अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का है, उसके बाद ये है चरक सूत्र स्थान का। स्निग्ध शीतो गुरुर मंद श्लेष्णो मृत्स्न स्थिर कफ है, ये अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान श्लोक है। इसमें कफ कौन कौन सी गुण बताए गए, प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। स्निग्ध होता है कफ, और शीत होता है, गुरु होता है,
और मंद होता है मतलब स्लोली होता है, और सिलेक्शन मतलब उसमें स्मूथनेस आती है। जैसे स्मूथनेस का मतलब है, समझ लीजिए जैसे कोई स्टील की प्लेट है या जो टेबल है बहुत एकदम चिकनी एकदम स्मूथ है, तो वो आती है कफ के कारण। तो आप एक और जो श्लेष्मा होता है जो अपने गले में आता है या नाक में आता है, तो वो कितना एकदम चिकना होता है, स्मूथ होता है इस हिसाब से। उसके बाद है मृत स्नेह यानी पिछल स्टिकी हिसाब से बात है। जैसे गोंद होता है तो वो पिछल स्टिकी हल्का हल्का होता ही है जो, उस हिसाब से मृत स्नेह या पिछल ये एक ही चीज़ है। उसके बाद स्थिर, उसके बाद है स्थिर, तो ये स्थिर गुण प्रदान करता है क्योंकि इसमें प्रतितत्व होता है, उसके कारण ये स्थिर गुण इसमें आता है। उसके बाद जो चरक का ये जो कोटेशन है ये तो ये भी तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप अष्टांग वाला भी याद रखिए और चरक वाला भी, क्योंकि दोनों जगह कई बार दोनों ही काम आएंगे। उसके बाद क्या बताया गया है कि गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछल है श्लेष्मण प्रशमयंती विपरीत गुणे है गुणा। इसका मतलब ये है कि जो कफ है उसके गुण कौन कौन से हैं, गुरु है, शीत है, मृदु है, स्निग्ध है, मधुर है, स्थिर है और पिछल है। कितने गुण है, 7 गुण है ना, तो ये 7 गुण है। ये यही आचार्य चरक ने माने। तो इनका इनका प्रयोग करने से श्लेष्मा या कफ बढ़ता है। और इनके जो विपरीत गुण है, जैसे इनके जो विपरीत गुण है जैसे कि गुरु का हो जाता है लघु, शीत का उष्ण, इनके जो विपरीत गुण होंगे इन सबको सेवन करने से जो समन होगा। तो ये आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है कफ के कर्म। तो कफ के कर्म कौन कौन से माने आचार्य चरक ने, स्नेहो बंध है, स्थिरत्वम च गौरवम रस्ता बलम, क्षमा धृति लोभश्च कर कफ कर्म विकारजम। चरक सूत्र स्थान का श्लोक है। इसका मतलब क्या है कि स्नेहो बंध है मतलब शरीर का स्नेहन करना, और बंधन करना मतलब कि शरीर में जो भी आर्द्रता है, स्निग्धता है, नमी है, चिकनापन है, जॉइंट्स में जो चिकनापन है जिसके कारण गतियां हो पा रही हैं वो किस कारण होता है, कफ के कारण। तो स्नेहो बंध है, स्थिरत्व है, शरीर के जो भी संधियां हैं उनमें बंधन करता है जिस कारण शरीर में स्थिरता आती है। और गौरवम शरीर में गुरुता आती है, व्रस्ता बलम मतलब कि शरीर में जो भी बल है शारीरिक मानसिक और शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है उनको बढ़ाता है। क्षमा, धैर्य और अलोभ, क्षमा करने की जो विचार है वो कफ के कारण आते हैं, धैर्य लाता है और अलोभ लोभ से दूर। तो ये किसके गुण है, कफ के मतलब सॉरी ये कफ के कर्म है। इसके कारण हमारे शरीर में हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वो ये जो कर्म है ये किसके कारण होते हैं, कफ के कारण होते हैं। तो आप कह रहे हैं वो कौन से हैं कि प्राकृतिक अवस्था में पुष्टि उत्साह ज्ञान तथा बुद्धि का कारण होता है। इसका मतलब ये है कि जो कफ है वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में है, विषम रूप में नहीं है। तो वो क्या है, जो दोष हैं वो भी धातु की तरह कार्य करते हैं, और प्राकृतिक अवस्था में शरीर की पुष्टि करता है, शरीर में उत्साह लाता है, ज्ञान की वृद्धि करता है। और जो शरीर में बुद्धि का कारण होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक कफ। अगर दोष में विषमता आ गई या दोष प्रकोपित हो गया कफ दोष, तो ये विकृत अवस्था में आ जाएगा और क्या करेगा, अपुष्टि, शरीर की पुष्ट नहीं रहेगा, उसको कमजोर बनेगा, अनुत्साह शरीर में भारी बनाएगा, आलस लाएगा। और अज्ञान मतलब अज्ञान और मोह का कारण होगा। शरीर से जो भी चीज़ें मतलब अपने दिमाग जो भी अपन ढंग से मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, अच्छे से कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और मोह है, मोह का कारण बनेगा। कफ वो है जो प्राकृतिक अवस्था में शरीर को बल प्रदान करता है, अर्थात प्राकृत कफ को बल कहा जाता है। जो प्राकृतिक कफ है वही बल है, और प्राकृतिक कफ को ओज भी कहा गया है। अगर जो कफ दोष है वो विकृत नहीं हुआ है तो वो ओज ही है। और विकृत कफ है शरीर में रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है, क्योंकि कोई भी दोष त्रिदोष है वातपित्त कफ, अगर वो विकृत अवस्था में है तो वो शरीर में रोग ही उत्पन्न करने वाले हैं। उसके बाद है संधियों का संश्लेषण करना, शरीर का स्नेहन रोपण तथा पूरण करना, शरीर में बल को स्थिर रखना। ये सब किसके कारण है, कफ के कर्म है। संधियों का संश्लेषण करना मतलब संधियों को बनाना, उसमें मूवमेंट रखना, उनमें चिकनापन करना, और शरीर में जो भी स्नेहन है नमी बना के रखना। रोपण तथा पूरण करना है, शरीर तथा शरीर का जो बल है उसको कॉन्स्टेंट उसको बना के रखना, ये सब किसके कर्म है, कफ के अन्य कर्म है। तो ये आप इनको हिंदी में याद रख सकते हैं। बाकी जो कफ के कर्म है उसके आपको श्लोक याद रखना ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कफ के भेद। तो जो कफ के भेद है वो आचार्य चरक और सुश्रुत ने अपनी जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में कफ के भेदों का ऐसे कोई विशिष्ट रूप से वर्णन नहीं किया, परंतु जो आचार्य वाग्भट हैं उन्होंने स्थान विशेष और कार्य के आधार पर प्राकृतिक कफ दोष के 5 प्रकारों का वर्णन किया है। मतलब कौन से दोष हैं, जो प्राकृतिक कफ हैं, जो कफ प्राकृतिक है उसके स्थान और वो क्या क्या कर्म कहाँ कहाँ कर्म कर रहा है उसके आधार पर 5 प्रकारों में वर्णित किया है। कफ तो एक ही है लेकिन वो शरीर के कौन से भाग में है उस हिसाब से उस कफ का वर्णन, और वो वहाँ क्या काम कर रहा है उस हिसाब से कफ को 5 भागों में आचार्य वाग्भट ने विभाजित किया है। इसका वर्णन चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में तो नहीं मिलता, लेकिन जो अष्टांग हृदय वाग्भट आचार्य वाग्भट की तो उसमें मिलता है। तो कितने हैं कि कौन कौन से हैं वो है श्लेष्मा तो पंचदा, अर्थात श्लेष्मा के 5 रूप हैं। श्लेषक
क्लेदक, बोधक, तर्पक और अवलंबक। ये हैं 5 प्रकार श्लेष्मा के या कफ के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्लेष कफ। श्लेष कफ है, इसका भी आपको जो भी ये कफ के सारे प्रकार हैं उनके एक कोटेशन तो आपको याद रखनी है। क्या है इसका? संधिस्तु श्लेष्मा सर्वसंधि श्लेषात् सर्वसंध्या अनुग्रहित करोति। यह है श्लेष कफ। तो इसमें क्या है कि संधियों में स्थित श्लेष्मा समस्त संधियों का संश्लेषण करता है। जो संधियों में जो श्लेष्मा है वो जितनी भी संधियां हैं उनको बनाता है, उसमें संश्लेषण उनका करता है। यह श्लेष कफ सभी संधियों का अनुग्रहित करता है। इसका मतलब यह है कि उनको पोषण प्रदान करता है, उनको बनाए रखता है, उनका निर्माण करता है। उसके बाद श्लेष कफ शरीर की सभी चल और अचल संधियों को स्नेहित करता है तथा स्निग्धता, सुलक्षणता तथा पिच्छलता प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि जो श्लेष कफ है वो शरीर की जितने भी चल और अचल, चल संधियां जैसे नी जॉइंट हैं और जैसे हाथ के एल्बो जॉइंट जितने भी हैं वो शोल्डर जॉइंट, और अचल संधियां जैसे जो कपालस्थी की संधियां, पसलियां हैं, रिब्स वाली, इनका जो इनमें स्निग्धता प्रदान करता है और पिच्छलता और ये सब प्रदान करता है। पर यह श्लेष कफ श्लेष्मध्रा कला द्वारा उत्पन्न होता है तथा संधियों को स्नेहित करता है। तो श्लेष कफ का उत्पत्ति कहाँ से होती है? श्लेष्मध्रा कला से। उसके बाद नेक्स्ट है क्लेद कफ। तो अन्न आदान कर्मा तु प्राण कोष्ठ प्रकर्षति तद द्रव्ये अभिन्न संघात है स्नेहन मृदुतागतम। तो उसमें जो क्लेदक कफ है उसके बारे में क्या बताया गया है कि क्लेदक कफ का स्थान कहाँ है? आमाशय। और जो श्लेष कफ था इसका स्थान आपने कहाँ माना था? संधि में। जो संधियां हैं उनमें श्लेष कफ का स्थान होता है। उसके बाद जो क्लेदक कफ है तो क्लेदक कफ का स्थान कहाँ होता है? आमाशय में। तो ये आपको ये तो कंफर्म याद रखना ही है। तो इससे जो श्लोक है इसका क्या मतलब है कि प्राणवायु आदान क्रम के द्वारा अर्थात निगलने की क्रिया द्वारा अन्न को कोष्ठ में लेकर जाता है। अन्न आदान कर्म के द्वारा, और कौन सी वायु? प्राणवायु। प्राणवायु अन्न को आदान कर्म के द्वारा कोष्ठ में प्रकर्षित मतलब लेकर जाती है। तो वहाँ उपस्थित द्रव, द्रव कौन सा है वहाँ पर? क्लेद कफ। तद द्रव्य, ये किसके लिए आया है? क्लेद कफ के लिए। तद द्रव्य अभिन्न संघात के द्वारा उसका संघात नष्ट हो जाता है, अभिन्न हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, संघात नष्ट हो जाता है। तो यहाँ जो ये संघात है, संघात नष्ट हो जाना, इसका मतलब ये है कि जो भोजन है वो एक संगठित रूप में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है, मतलब उसका एक संरचना होती है, संगठित रूप में रहता है। उस संघात को नष्ट कौन करता है? वो क्लेदक कफ करता है। तो उसके स्नेह अंश से मृदु होता है। उसके बाद जो भोजन अंदर गया है प्राणवायु द्वारा, वो उस भोजन को, वो भोजन है वो क्लेदक कफ के द्वारा, उसके क्लेदक कफ के स्नेह अंश के कारण मृदु हो जाता है, जिससे अंश सुखपूर्वक पचन योग्य बन जाता है। तो इसको आप समझ सकते हैं जैसे चतुर्विध आहार का सेवन है, या आप पढ़ लेंगे चतुर्विध आहार कौन से हैं। उसका प्राणवायु के द्वारा कोष्ठ में गमन होता है, प्राणवायु उसको कोष्ठ में लेकर जाती है आमाशय में। उसके बाद वहाँ पर जो आमाशय में क्लेदक कफ है वो आहार का महीन व मृदु बना देता है। उसके बाद वो पाचन के योग्य, जो जठराग्नि है उसके द्वारा पाचन के लिए सुयोग्य हो जाता है। इतना याद रखना आपको क्लेदक कफ के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बोधक कफ। तो बोधक कफ का कोटेशन क्या है? जीव मूल कंठस्थो जीवे इंद्रियस्य सौम्यत्वात् सम्यक रस ज्ञान वर्तते। ये भी सुश्रुत का कोटेशन है। इसका मतलब क्या है? जो बौद्ध कफ है इसका स्थान क्या है? जीवा का मूल और कंठ। ये तो आपको याद रखनी है। तो इसके कर्म क्या है? बौद्ध कफ जीव मूल तथा कंठ में रहकर अपनी सौम्यता से जीव इंद्रियों को सब प्रकार के रस ज्ञान में प्रवृत्त कराता है। इसका मतलब सिंपल सा इतना ही है कि ये जो बौद्ध कफ है इसका मुख्य कर्म यही होता है कि जो जीवा है इसको जितने भी हमारे रस हैं उनके ज्ञान करवाना। उसके बाद जो चौथा है प्रकार कफ का हुआ तर्पक कफ। तर्पक कफ का श्लोक क्या है? शिरस्तः स्नेह संतर्पणा अधिकृतवाद इंद्रियाणाम तद्वीर्य अनुग्रहित करोति। यह है तर्पक कफ का जो तर्पक कफ है इसका श्लोक। तो इसमें जो कफ का स्थान है वो कहाँ माना है? सिर। तो सिर को तर्पक कफ का स्थान माना है, ये आपको याद रखना है। और उसके कर्म क्या है? सिर में स्थित तर्पक कफ है वो अपने स्नेह के से त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां, त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां, और कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां? त्वचा हो गई, तो सिंपल रूप में बोलूँ तो कान हो गया, आँख हो गई, नाक हो गया। तो ये कौन सी है? ज्ञानेंद्रियों को अपने प्रभाव से अनुग्रहित करता है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों के केंद्र मस्तिष्क को पोषण प्रदान करता है और इनको भी वर्किंग कंडीशन में रखता है। तर्पक कफ का स्थान मस्तिष्क है, मतलब सिर है, और इसके कर्म है ज्ञानेंद्रियों के मूल स्थान अर्थात मस्तिष्क का स्नेहन और संतर्पण, मतलब उनको पोषण आदि कार्य करना, जिससे ये ज्ञानेंद्रियां मन के संयोग से अपने प्राकृतिक कर्मों को कर सकें। इसका मतलब ये कि तर्पक कफ है वो अपने नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब तर्पक कफ है वो अपने सिर में पाया जाता है और जो अपने नर्वस सिस्टम के कार्य हैं वो करता है। जैसे कि क्योंकि जो तर्पक कफ है वो मस्तिष्क है उसका
स्नेहन और उसका पोषण करता है, जिसके कारण जो अपने सेंसरी ऑर्गन है या जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो मन के संयोग के साथ करके और शरीर के जो भी प्राकृतिक काम है, जो नित्य कार्य हैं, उनको संपादित करते हैं। यह तर्पक कफ के कर्म। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे क्षमा, धृति, अलोपता, ये सब तर्पक कफ के ही प्राकृतिक कर्म है जो अपने पढ़े थे। तर्पक कफ सिर में स्थित चक्षु आदि इंद्रियों को पोषण करता है। वही बात है जो ज्ञानेंद्रियां, जैसे चक्षु हो गई, आंख, नाक, कान, त्वचा, उन सभी को पोषण प्रदान करता है। विशेषतः ये सर में पाया जाता है, मस्तिष्क में। उसके बाद है तो इसके बाद क्या है, अवलंबक कफ। तो अवलंबक कफ का श्लोक क्या है, उरः स्तग स्त्रीक संधारण आत्मवीर्णान रस सहितेन हृदयावलंबन करोति। तो इसका मतलब ये है कि उरः यानी वक्ष में स्थित कफ अपने वीर यानी शक्ति से त्रिक स्थानों को धारण करता है तथा अनरस की सहायता से हृदय का अवलंबन करता है। तो इसका मतलब है कि जो उरः है, वक्ष में स्थित जो कफ है, वो अपनी वीर्य या शक्ति से जो त्रिक स्थान है, त्रिक स्थान कौन सा है कि जो पीठ के जो निचला हिस्सा है, यहाँ जहाँ जो त्रिक अस्थि है वहाँ, और जो प्यूबिक बोन वगैरह इनके जॉइंट, इनको धारण करता है। और इन्हीं को जो स्टेबिलिटी है वो कौन सा देता है, अवलंबक कफ के कारण ये जॉइंट स्थिर रहते हैं तथा अनरस की सहायता से हृदय का अवलंबन करता है, मतलब हृदय की पोषण और उसको ऊर्जा उसको प्रदान करता है। तो इसमें आपने क्या समझा, उरः जो वक्ष प्रदेश में जो कफ है वो अपने वीर्य से तो क्या करता है, त्रिक स्थानों को धारण करता है और अनरस की सहायता से हृदय का अवलंबन करता है, उसका पोषण करता है। यह आपको लाइन याद रखनी है। तो ये था स्थान कौन सा अवलंबक कफ का, उरः यानी थोरेक्स और लंबर रीजन जो त्रिक है, तो ये अवलंबक कफ के स्थान है। और कर्म क्या है, तो ये आपको मैंने इसको हिंदी में थोड़ा ज़्यादा एलोबरेट करके लिखा, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि उर में स्थित कफ अपने वीर्य से त्रिक स्थानों को धारण करता है। त्रिक का शाब्दिक करता है 3 संधि अथवा रचनाओं का संधि स्थल। और सुश्रुत संहिता के टीकाकार आचार्य डलन के अनुसार यद्यपि त्रिक शब्द श्रोणी कांड भाग पेल्विक रीजन के लिए प्रसिद्ध है, तथापि इस शब्द का प्रयोग दोनों अंश संधियों और ग्रीवा के संयोग स्थल के लिए किया गया है। ये उसका कोटेशन है, या पढ़ लीजिए, एग्जाम में लिखने पर इसमें मार्किंग में अच्छे नंबर आते हैं। और जो क्या है, जैसे जो वीर्य अपने वीर्य से त्रिक स्थानों को धारण करता है, और मैंने क्या बताया था, अनरस की सहायता से हृदय का अवलंबन करता है। अनरस के वीर्य यानी जो पोषण अंश है उससे हृदय को बल देता है और अपने अंबुकर्म से अन्य कफ को भी बल प्रदान करता है। तो ये जो अवलंबक कफ है, और भी जितने कफ हैं, जैसे अपने कफ के 5 प्रकार पढ़े ना, ये रहे श्लेषक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और अवलंबक। तो ये अवलंबक कफ क्या करता है, अपनी जो अंबु शक्ति है, जो जल की शक्ति, उसी कारण जो श्लेष्म, क्लेदक, बोधक और तर्पक, इन कफ को भी उनको शक्ति प्रदान करता है, उनमें उनको बल प्रदान करता है। तो ये थे 5 जो कफ के भाग थे, कफ के प्रकार थे, उनके बारे में शॉर्ट्स में और लिमिटेड जितना एग्जाम में चाहिए उतना तो है ये पोर्शन, तो उस हिसाब से शॉर्ट वीडियो रूप में। तो आप इसको, इसके जो नोट्स हैं कफ के, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की अपलोड कर दिए हैं, PDF है, डाउनलोड फॉर्म में है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इतना भी अगर आप पढ़ते याद रखते हैं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट ईयर में आपको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी या जो संहिता पेपर आएगा उसमें आपको कफ का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, इसी में से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि कफ के व्युत्पत्ति, निरुक्ति, उसके कर्म, उसके भेद और उसके स्थान, बस इतना ही पूछा जाए। इसके अलावा आप बहुत कुछ पढ़ते जाइए, उसमें आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन इनमें से ही आने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप इसको डाउनलोड कीजिए। और इसमें अगर कुछ भी आपके डाउट है या इससे रिलेटेड और भी कंटेंट आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो अगर आपको कोई बुक चाहिए उससे रिलेटेड या कुछ भी चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।